So in today's lecture, we'll be focusing on solely on punctuation. प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के एग्जाम में पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन होता है इट्स ओनली 5 मार्क्स. लेकिन अगर इफ यू आर एबल टू ग्रास्प ऑल द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन थरोली, तो ये आपको एक तरह से हर पेपर में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि पंक्चुएशन जो होती है अगर आप उसको करेक्ट यूज करना जानते हैं इट कैन मेक फॉर अ वेरी इम्पैक्टफुल राइटिंग. और अगर आप पंक्चुएशन के रूल्स को मेसअप कर देते हैं तो इट कंप्लीटली ऑल्टर्स द मीनिंग ऑफ योर एंटायर सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, there are two sentences that I've written here. The first sentence says let's eat comma mom, and the second one says let's eat mom. वैसे देखने में तो they both of them look the same, but they're not. They're completely different. Let's जो पहला वाला sentence है let's eat comma mom, इसका ये मतलब है कि अम्मी लेट्स खाना खा लेते हैं, ठीक है. और दूसरा जो सेंटेंस है इट सेज लेट्स ईट मॉम, यानी अम्मी को खा लेते हैं. तो देखें एक कॉमा के डिफरेंस से जो पूरा सेंटेंस है उसका मीनिंग ही बदल गया. तो these are some things that you should be mindful of when you're writing and when you are attempting, especially when you are attempting this particular question. इसी तरह से there's another example that I've written. She ate a half fried chicken, and the second sentence is she ate a half fried chicken. Half fried chicken. जो पहला sentence है it basically says कि उसने एक half fried chicken खाया था, ठीक है, जो half fry हुआ था. और जो दूसरा sentence है it says कि उसने एक आधा fried chicken खाया था. ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो पंक्चुएशन होती है और पंक्चुएशन के जितने भी रूल्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनसे आपकी पूरी राइटिंग जो होती है उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है. इज माई स्क्रीन नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल है मैम. ओके ओके, या समवन वाज सेइंग दैट इट्स नॉट विजिबल. आई थिंक ये आपके एंड पे कोई इशू होगा. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं. इंग्लिश कैपिटलाइजेशन रूल्स. कैपिटलाइजेशन इजी होती है. जो मेन रूल्स है वो हम देख लेते हैं. पहला तो ये है कि आपको किसी भी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला वर्ड हमेशा जो है वो कैपिटलाइज होगा. वो कोई भी वर्ड हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, वो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है. तो जब भी हम एक नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वी ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड. जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग, इसमें टी जो है वो द का जो टी है वो कैपिटलाइज्ड है. फिर वेयर डिड आई पुट दैट बुक, इसमें वेयर का डब्ल्यू जो है वो कैपिटलाइज है. फिर हे इट्स ग्रेट टू सी यू, हाउ हैव यू बिन, इसमें हे का जो एच है वो कैपिटलाइज है. फिर दूसरा रूल ये है कि यू ऑलवेज कैपिटलाइज नेम्स एंड प्रॉपर नाउन्स, जिसमें आपको लोगों के नाम जो है वो आ जाते हैं. जैसे कि माई फेवरेट ऑथर इज जेन ऑस्टन. जेन ऑस्टन इज अ वेरी रिनाउंड ऑथर. तो जेन ऑस्टन के जो दोनों नाम है, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके जो पहले लेटर्स एंड दे कैपिटलाइज्ड. फिर टॉम एंड डायन मेट एट जूडीज हाउस. इसमें टॉम, डायन एंड जूडी जो है वो तीनों प्रॉपर नाउन्स हैं, तीनों लोगों के नाम हैं, तो उनके तो ये तीनों जो है वो कैपिटलाइज होंगे. फिर हैव यू मेट माई डॉग बूमर. अच्छा, इसमें डॉग का भी एक पर्टिकुलर नाम है तो हम उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि किसी का नाम है, किसी की आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो वील ऑलवेज कैपिटलाइज इट. फिर नेम्स जो होते हैं प्रॉपर नाउन्स होते हैं. फिर इसी तरह से प्रॉपर नाउन्स हमें सिटीज के नाम नजर आते हैं, कंट्रीज, कंपनीज, रिलीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनको भी आपको कैपिटलाइज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि we experienced some beautiful Southern California weather last fall when we attended a Catholic wedding in San Diego. अब सदर्न कैलिफोर्निया जो है वो कैलिफोर्निया का एक हिस्सा है, तो हमने सदर्न और कैलिफोर्निया दोनों के एस और सी को कैपिटलाइज किया है, क्योंकि सदर्न कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया की एक स्पेसिफिक जगह का नाम है. तो हमने इसीलिए हमने सदर्न को जो है वो स्मॉल एस से नहीं स्टार्ट किया, बल्कि वी स्टार्टेड इट विद अ कैपिटल एस. इसी तरह से कैथोलिक वेडिंग, कैथोलिक
कैथोलिसिज्म इज अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो हमने कैथोलिक को जो है वो कैपिटलाइज किया। फिर सैन डिएगो इज अ सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया, तो हमने सैन डिएगो को भी कैपिटलाइज किया। अच्छा, अब अगर हम कुछ वर्ड्स को देखें जो कि किसी बंदे को इंडिकेट करते हैं लेकिन उनका प्रॉपर नाम नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मॉम एंड ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर या फिर ब्रदर, लेकिन अगर हम उनको किसी को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो वील ऑलवेज कैपिटलाइज देम। जैसे कि जस्ट वेट अंटिल मॉम सीज दिस, या फिर हियर्स माय ग्रैंडफादर, फादर्स कार। ठीक है, तो हम ये किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को जो है हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वील कैपिटलाइज मॉम और ग्रैंडफादर दोनों के एम और जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक और रूल ये भी आता है कि अगर हम किसी को एड्रेस नहीं करें बल्कि हम अ, जो है किसी को बस ऐसे ही किसी रिलेशनशिप को हम सेंटेंस में मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है माई मॉम इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस। अब इसमें हम मॉम को जो है एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बस ये बात कह रहे हैं कि मेरी अम्मी जो है इस चीज को पसंद नहीं करेंगी, तो इसलिए हमने मॉम का जो एम है वो उसको कैपिटलाइज नहीं किया। लेकिन अगर हम ऊपर देखते हैं तो इसमें ये लिखा है कि जस्ट वेट अंटिल मॉम सीज दिस, इसमें हम मॉम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शी विल बी पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, तो इस तरह से हमने मॉम के एम को जो है वो कैपिटलाइज किया। फिर डोंट कैपिटलाइज आफ्टर अ कोलन यूजुअली। अच्छा, इसमें क्या बात हो रही है कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें हमने कोलन के बाद कैपिटलाइज नहीं करना होता किसी भी वर्ड को, जैसे कि आई हैव वन ट्रू पैशन वॉम्बैट रेसिंग, तो इसमें कोलन के बाद हमने वॉम्बैट रेसिंग का जो है वो वर्ड यूज किया है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज इट। फिर हम कोलन के बाद कब कैपिटलाइज करेंगे, जब हम कोलन के बाद किसी प्रॉपर नाउन का जो है वो यूज करें, किसी प्रॉपर नाउन का हमने सेंटेंस में इंसर्ट किया है। जैसे कि देर इज ओनली वन प्लेस आई वांट टू विजिट कोलन न्यूयॉर्क सिटी। अब न्यूयॉर्क सिटी जो है वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, इसी वजह से हमने कोलन के बाद न्यूयॉर्क सिटी को कैपिटलाइज किया है। अच्छा, उसके अलावा एक और एक्सेप्शन तो ये है, एक और एक्सेप्शन ये है कि जब कोलन के बाद का जो वर्ड के बाद के जो वर्ड्स हैं अगर वो कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करें तब भी हम उनको कैपिटलाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है मैगी वेयर्स अ ब्रिम्ड कैप एट ऑल टाइम्स फॉर दीज टू रीजंस। ठीक है, इसके बाद हमने कोलन लगाया और फिर हमने एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा है स्ट्रॉन्ग लाइट ऑफन गिव्स हर अ हेडेक शी आल्सो लाइक्स द वे इट लुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइट ऑफन गिव्स हर अ हेडेक जो है इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, इसकी एक पूरी कंप्लीट सेंस बन रही है, इट्स नॉट अ फ्रेज और अ क्लॉज। तो इसी वजह से हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग के एस को कैपिटलाइज किया है आफ्टर कोलन। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये वाला देखें कि आई हैव वन ट्रू पैशन वॉम्बैट रेसिंग, तो इसमें वॉम्बैट रेसिंग जो है इट्स जस्ट अ फ्रेज, ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, इस वजह से हमने वॉम्बैट के डब्ल्यू डब्ल्यू को कैपिटलाइज नहीं किया है। ओके, अच्छा, अब जो फोर्थ रूल है वो ये है कि वील ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कोट। अच्छा, ये भी समटाइम्स है, मैंने यहाँ पे यूजुअली समटाइम्स के वर्ड्स इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जो पंक्चुएशन के रूल्स होते हैं ना, ऑल्दो दे आर टू बी फॉलोड रिलीजियसली, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं कि जब आपको अपने जो रूल्स होते हैं उनको मॉडिफाई करना होता है, और वो जो मॉडिफाइड फॉर्म्स होती है वो भी ऑलरेडी रूल्स होते हैं, बस आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसी वक्त आएंगी जब आप बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और उनको अपनी राइटिंग में यूज करेंगे। और स्पेशली जो इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन का जो पेपर होता है उसमें योर ग्रामर हैज टू बी फ्लॉलेस, क्योंकि उसमें वो एक ही चीज देख रहे होते हैं, आपकी ग्रामर देख रहे होते हैं, उसमें वो आपका कंटेंट नहीं चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपकी ग्रामर देख रहे होते हैं, तो आपकी ग्रामर बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए। और जितना आप ज्यादा रीडिंग करेंगे और इस तरह की पंक्चुएशन एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी जो ग्रिप है वो इन कॉन्सेप्ट्स पे होती जाएगी।
अच्छा, तो फोर्थ रूल ये है कि यू ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कोट। ये बेशक जितने भी रूल्स हैं आप उनको याद कर लें और फिर उनको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करें, क्योंकि आप उनको एक दफा पढ़ेंगे तो आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन जब आप उनको याद करेंगे और अपनी राइटिंग्स में यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा रूल जो है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, जो फोर्थ रूल है वो ये है कि यू ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कोट समटाइम्स। अच्छा, अब इसमें अगर तो आपका जो कोट है इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, तो आप जो है उसको कैपिटलाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मारियो आस्क्ड, कॉमा, फिर कोटेशन मार्क्स, व्हाट इज एवरीवन डूइंग दिस वीकेंड, और फिर कोटेशन क्लोज हो गए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद कोटेशन क्लोज हो गए। तो व्हाट इज एवरीवन डूइंग दिस वीकेंड इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अपने अंदर एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो इसी वजह से आप इसको, इसका जो W है व्हाट का, उसको कैपिटलाइज करेंगे। फिर देयर इज अनदर एग्जांपल, स्टेसी आंसर्ड, माय सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द वाटर पार्क। तो इसमें जो माय सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द वाटर पार्क है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इस वजह से हम माय का M कैपिटल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इस वजह से लिखा है समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पार्शियल कोड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहे होते, एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा होता वो कोड, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस। तो उस सूरत में हम जो उस कोड का पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ग्रेचन सेड शी वाज quotation marks way too busy quotations closed to join the gym। अब वे टू बिजी जो है इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ फ्रेज। तो इस वजह से हमने वे का W जो है वो कैपिटल नहीं किया। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि अगर हम किसी ऐसे कोड को देख रहे हैं जो जो एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा हो, एक कंप्लीट मीनिंग बना रहा हो, तो हम उसका जो पहला वर्ड है उसको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक कोटेशन, इसमें कोट है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, तो हम उसके पहले वर्ड को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिस्टर टॉमसन डिस्क्राइब द रूल्स एज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट हैव अ लॉ डिग्री। अच्छा, अब अगर तो सेंटेंस ये होता कि द रूल्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट हैव अ लॉ डिग्री, तो हम द के टी को कैपिटल करते। लेकिन हमारा जो कोटेशन है वो स्टार्ट होता है एक्सट्रीमली से, ठीक है, तो इस वजह से अगर हम देखें एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट हैव अ लॉ डिग्री, ये अपने अंदर ही कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, इट्स अ फ्रेज। तो इस वजह से हमने एक्सट्रीमली के ई को कैपिटल नहीं किया। अगर तो एग्जाम्पल ये होती कि मिस्टर मिस्टर टॉमसन सेड the rules are extremely difficult to understand if you don't have a law degree। यहाँ पर the rules are extremely difficult to understand if you don't have a law degree is a complete sentence in its own। इस वजह से हमने द के टी को कैपिटलाइज किया, ठीक है। Let's move forward to the fifth rule. You always capitalize days, months and holidays, but not seasons। Seasons को capitalize नहीं करना होता, जैसे fall हो गया, summer, winter और स्प्रिंग हो गया, इनको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप हमेशा डेज, मंथ्स और हॉलीडेज को कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डेज, मंथ्स और हॉलीडेज जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, तो आप उनको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई हेट मंडेज। अब मंडे जो है इट्स प्रॉपर नाउन, तो आप मंडेज के एम को कैपिटलाइज करेंगे। फिर टॉम्स बर्थडे इज इन जून। जून एक प्रॉपर मंथ का नाम है, प्रॉपर नाउन है, मंथ का नाम है, तो हम जून के जे को कैपिटलाइज करेंगे। फिर ओ नो आई फॉरगॉट अबाउट वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे इट्स हॉलीडे, तो आप वैलेंटाइंस डे को के वी को भी कैपिटलाइज करेंगे और डी को भी कैपिटलाइज करेंगे। या फिर ओ नो आई फॉरगॉट अबाउट ईद या फिर क्रिसमस या जो भी है, तो आप हमेशा उसको कैपिटलाइज करेंगे।
फिर सीजन्स के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स नहीं होते, तो यू डोंट हैव टू कैपिटलाइज देम। जैसे कि आई हेट विंटर, या आई लव स्प्रिंग, या आई लव हैविंग, आई लव हॉलोवीन। ठीक है, आई लव कार्विंग पम्पकिंस इन हॉलोवीन। तो हॉलोवीन जो है इट्स अच्छा नहीं, हॉलोवीन इज अ हॉलीडे। नहीं, आई हेट विंटर या आई हेट स्प्रिंग, तो इस तरह के जो सीजन्स के नाम होंगे उनको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर having a summer birthday is the best. Summer is again the name of a season, it's not a proper noun, तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप जो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं टाइटल्स में, आप उनको जरूर कैपिटलाइज करेंगे। जैसे कि टाइटल्स हो गए, बुक्स के टाइटल्स हो गए, मूवीज के हो गए, या फिर कोई लिटरेरी वर्क्स के हो गए, तो आप उनको हमेशा जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। जैसे कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज बेटर देन प्राइड एंड प्रेजुडिस। सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस आर बोथ बुक्स, नेम्स ऑफ बुक्स, तो आप इनको कैपिटलाइज करेंगे। फिर सेकंड है, द फर्स्ट मूवी ऑफ द सीरीज इज हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। ठीक है, ये एक मूवी का नाम है, तो आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक बात जो देखने की है, समझने की है, वो ये है कि आपने इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि एंड हो गया, जैसे कंजंक्शंस हो गए, या आर्टिकल्स हो गए, या प्रेपोजिशंस हो गए, उनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना होता। जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी में एंड इज अ कंजंक्शन, तो आपने एंड को कैपिटलाइज नहीं करना। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस में आपके पास एंड आ गया अगेन, तो आपने इसको कैपिटलाइज नहीं करना। अच्छा, अब द सेवेंथ रूल इज कैपिटलाइज सिटीज, कंट्रीज, नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेजेस, क्योंकि ये सभी प्रॉपर नाउन्स हैं, तो आपको उनको कैपिटलाइज करना होता है। जैसे कि इंग्लिश इज मेड अप ऑफ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच। अब यहाँ पर इंग्लिश, लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच, देर ऑल नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो आप इनको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। फिर माई मदर इज ब्रिटिश एंड माई फादर इज डच। तो ब्रिटिश और डच जो है दोनों नेशनैलिटीज के नाम है, तो आप उनको कैपिटलाइज करेंगे। फिर द कैपिटल ऑफ बोट्सवाना इज गबोरन। तो बोट्सवाना और गबोरन जो है वो दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, तो आप इनको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। फिर कैपिटलाइज टाइम पीरियड्स एंड इवेंट्स, अब यहाँ पर भी लिखा है समटाइम्स। कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं, स्पेसिफिक एराज होते हैं, या हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जिनको आपको जिनके प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो, और उनको आपको हमेशा कैपिटलाइज करना होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन्स आर नाउ डिसीज्ड। इसी तरह से इन द मिडिल एजेस पुअर हाइजीन वाज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ बुबोनिक प्लेग। अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और मिडिल एजेस जो है वो प्रॉपर हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स है और एक प्रॉपर एराज है। ठीक है, मिडिल एज तो एक पूरा एरा है, पीरियड है, तो आपने उसको मिडिल एजेस और वर्ल्ड वॉर 1 दोनों को जो है कैपिटलाइज करना है। इसी तरह से middle school students often enjoy studying the social changes that took place during the roaring 20s। अब roaring 20s it's the name of a period। ठीक है, ये यूएस हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तो roaring 20s को आपने जरूर कैपिटलाइज करना है, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब सेंचुरीज और उनके उनसे पहले जो हमें नंबर्स नजर आते हैं, जैसे 19th सेंचुरी हो गया, 20th सेंचुरी हो गया, वो कैपिटलाइज नहीं होता है। जैसे कि इन द 16th and 17th सेंचुरीज इंग्लैंड ब्लॉसम्ड इनटू एन एम्पायर। तो इसमें आपने 16th और 17th सेंचुरीज को जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सेक्शन। हाउ टू यूज अ सेमी कोलन करेक्टली। अच्छा, सेमी कोलन का जो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो यही होता है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है वो ज्वाइन करता है। और ये जो है, वैसे तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी कंजंक्शन के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं कनेक्ट करना तो वील यूज अ सेमी कोलन। अच्छा, अब डू वी यूज अ सेमी कोलन आफ्टर अ कैपिटल लेटर? यूजुअली वी डोंट, लेकिन सेमी कोलन के बाद कैपिटल लेटर उसी वक्त इस्तेमाल होगा जबकि जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी थी आपको न्यूयॉर्क सिटी की। जैसे ये वाली एग्जाम्पल है,
देयर इज ओनली वन प्लेस आई वांट टू विजिट, न्यूयॉर्क सिटी। अब यहाँ पर कोलन के बाद हमने कैपिटलाइज इसलिए किया है क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एक प्रॉपर जगह का नाम है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो इसलिए हमने न्यूयॉर्क सिटी को कैपिटलाइज किया है। और अगर दूसरी एग्जांपल देखें कि आई हैव वन ट्रू पैशन वॉम्बैट रेसिंग। अब वॉम्बैट रेसिंग ना तो कोई प्रॉपर नाउन है और ना ही ये अपने अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, इट्स जस्ट अ वर्ड, दो वर्ड्स हैं। तो इसीलिए हमने वॉम्बैट रेसिंग के डब्ल्यू को कैपिटलाइज नहीं किया। और यही बात हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं कि सेमी कोलन जो है वो सेमी कोलन के बाद का जो लेटर होगा उसको हम उसी सूरत में कैपिटलाइज करेंगे अगर वो एक प्रॉपर नाउन है या फिर वो अपने अंदर एक प्रॉपर सेंटेंस, एक प्रॉपर मीनिंग रखता है, कोई फ्रेज नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये एग्जाम्पल है यहाँ पर कि वी कैन गो टू द म्यूजियम टू डू सम रिसर्च, फिर सेमी कोलन मंडेज आर प्रिटी क्वाइट देयर। अब यहाँ पर अगर हम देखें वी कैन गो टू द म्यूजियम टू डू सम रिसर्च, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद मंडेज आर प्रिटी क्वाइट देयर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। और हमने दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जो है वो कनेक्ट किया है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने कनेक्ट किया है। फिर इसके रूल्स हम देखते हैं। पहले रूल तो यही है कि यूज सेमी कोलन्स टू कनेक्ट रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जैसे कि आई ऑर्डर चीज बर्गर फॉर लंच, सेमी कोलन लाइज टू शॉर्ट फॉर काउंटिंग कैलोरीज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये आपस में, अब यहाँ पर हम जो है वो बीच में एक फुल स्टॉप भी लगाकर इन दोनों सेंटेंसेस को लिख सकते थे, लेकिन दैट अगर हम फुल स्टॉप लगाते तो वो राइटिंग जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर लगती। ठीक है, वैसे तो कोई बुराई नहीं है कि अगर हम इसमें बीच में एक फुल स्टॉप लगा दें और दोनों सेंटेंसेस जो है वो अपने अंदर एक कंप्लीट सेंस रखते हैं, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, उस बंदे ने चीज बर्गर लंच के लिए क्यों ऑर्डर किया, इसलिए क्योंकि ही डजंट केयर अबाउट हिज कैलोरीज, ही डजंट केयर अबाउट हिज कैलोरी इनटेक। ठीक है, तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं ऑल्दो के दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे मेक कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन, लेकिन दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, दे रिलेट टू ईच अदर, इसलिए हमने इन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक सेमी कोलन से कनेक्ट किया। फिर द सेकेंड सेंटेंस इज मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, सेमीकोलन आई डोंट बिलीव द रिवर्स इज नेसेसरीली ट्रू। अच्छा, इसमें ये दोनों सेंटेंसेस अगेन दे मेक कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन। अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली पढ़ें तो दे आर कंप्लीट सेंटेंस, ये पूरे हैं, लेकिन दे रिलेट टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं, इस तरह से हमने सेमीकोलन को यूज किया टू कनेक्ट देम बोथ। फिर द थर्ड एग्जाम्पल इज मार्था हैज गॉन टू द लाइब्रेरी, सेमीकोलन एंड्रयू हैज गॉन टू प्ले सॉकर। अब यहाँ पर अगर हम कुछ यहाँ पर अगर कोई पैसेज होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि मार्था और एंड्रयू का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो मे बी शायद हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता। बट अपेरेंटली मार्था एंड एंड्रयू डू शेयर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो इस तरह से हमने इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है वो एक सेमी कोलन से कनेक्ट कर दिया। तो रूल वन यही है कि सेमी कोलन जो है वो हमेशा दो रिलेटेड लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। फिर द सेकेंड रूल इज delete the conjunction when you use a semicolon between two independent clauses. जैसे कि I saw a magnificent albatross and it was eating a mouse. अब ये जो है इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, बल्कि दिस इज करेक्ट, लेकिन ये थोड़ी सी इनफॉर्मल राइटिंग है। वैसे तो आज इन दोनों का जो सेंस है वो बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, हमने कॉमा यूज किया और हमने जो है वो एंड को यूज करके एक दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, लेकिन चूंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दोनों आपस में जो है वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसने एक मैग्निफिसेंट एल्बर्ट्रॉस देखा जो कि एक माउस को खा रहा था। ठीक है, तो दोनों जो सेंटेंसेस है उनका आपस में कनेक्शन है, एक रिलेशन है। तो इस तरह से जब हमने सेमी कोलन को यूज किया तो हमने एंड को और कॉमा को हटा दिया और उन दोनों की जगह हमने एक सेमी कोलन लगा दिया। ओके, तो हम जब भी
दो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे जो जिनके अंदर हमें ऑलरेडी एक कॉमा और एंड नजर आ रहा होगा, तो वील ऑलवेज रिमूव द कॉमा एंड द कंजंक्शन, और हमें उसको एक सेमी कोलन के साथ रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। बल्कि तीसरा रूल देखते हैं। हम सेमी कोलन का हमेशा एक सीरियल में या फिर एक लिस्ट में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, I need the weather statistics for the following cities: कोलन लंदन, इंग्लैंड, लंदन ओंटारियो, पेरिस फ्रांस, पेरिस। अच्छा, यहाँ पर ये है कि सिटीज के बाद कोलन लगाया, लेकिन हमने फिर लंदन और इंग्लैंड, चूंकि लंदन इंग्लैंड का शहर है, तो हमने लंदन कॉमा इंग्लैंड लिखा। फिर हमने सेमी कोलन लगाया, फिर हमने लंदन ओंटारियो लिखा। फिर हमने पेरिस फ्रांस, फिर पेरिस ओंटारियो, पर्थ स्कॉटलैंड, पर्थ ओंटारियो। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कोई सीरियल लिस्ट बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे हम बहुत सारे सिटीज के नाम डालते हैं और उनके साथ उनकी कंट्रीज के भी डालते हैं, या फिर और इस तरह की कोई लिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मूवीज की लिस्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर हमने मूवी का नाम लिखा, फिर उसके डायरेक्टर का नाम लिखा, तो मूवी और डायरेक्टर जो है वो आपस में रिलेटेड है। जिस तरह यहाँ पर लंदन और इंग्लैंड रिलेटेड है, लंदन और ओंटारियो रिलेटेड है, इसी तरह से अगर हम डायरेक्टर और उसकी मूवी का नाम एक साथ लिखेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे कि आई नीड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग मूवीज फॉर इंस्टेंस। ठीक है। तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे कि हम सिटीज के बाद उस सेंटेंस के बाद हमें कोलन लगाएंगे, और इसके बाद हम जो डिफरेंट उसके अंदर चीजें होंगी, डिफरेंट सबसेट्स होंगे, उनको हम एक सेमी कोलन से सेपरेट करेंगे। फिर the second example is, my plan included taking him to a nice, though not necessarily expensive dinner. फिर सेमी कोलन आया है, गोइंग टू द पार्क टू लुक एट द स्टार्स विच बाय द वे आर अमेजिंग दिस टाइम ऑफ ईयर, एंड serenading him with my accordion. अच्छा, यहाँ पर गोइंग टू द पार्क टू लुक एट द स्टार्स विच बाय द वे आर अमेजिंग दिस टाइम ऑफ ईयर एक क्लॉज है, और फिर दूसरा जो क्लॉज है वो है एंड serenading him with my accordion। um, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दो डिफरेंट चीजों की बात करें। हमने एक लिस्ट बनाई है कि जो प्लान होगा उसके अंदर ये दोनों चीजें जो है वो शामिल होंगी। ठीक है, कि गोइंग टू द पार्क टू लुक एट द स्टार्स, एंड देन अकॉर्डियन के साथ उनको एंटरटेन करना। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इनको हमने सेमी कोलन से जो है वो सेपरेट किया, बिकॉज इट्स अ सीरियल लिस्ट। फिर द फोर्थ रूल इज, वी यूज सेमी कोलन्स विद कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ठीक है। अब जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। अच्छा, what a conjunctive adverb is that if you conjunctive adverb जो होता है, it's an adverb that basically connects two clauses by converting the clause okay, so definition is a bit technical, but मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि I told him thus he knows, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एग्जांपल देखें कि आई नीडेड टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट सम फ्रेश एयर, और फिर सेमी कोलन ऑल्सो आई नीडेड टू बाय मिल्क, तो ये जो है वो एक दो कंजंक्टिव
एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनको हमने एक सेमी कोलन से कनेक्ट किया है। फिर दूसरी एग्जांपल ये है कि रिपोर्ट्स ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन वर ग्रेटली एग्जैजरेटेड, इंडीड द स्टॉर्म वाज नॉट अ हरिकेन एट ऑल। ये भी दो कंजंक्टिव जो है वो एडवर्ब्स। अच्छा, कंजंक्टिव एडवर्ब यहाँ पर जो है वो है ऑल्सो, इंडीड और हाउएवर। फिर द थर्ड वन इज द स्टूडेंट्स हैड बीन एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉकिंग अलोन एट नाइट, the semicolon, however, comma, Kathy decided walking wasn't dangerous if it was early in the evening. Okay. For the fourth example is I'm not all that fond of the colors of tiger lilies. Moreover, they don't smell very good. All right. फिर हम बात करते हैं apostrophe की। अच्छा, apostrophe जो है वो हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं और ओमिशन में यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली एक वर्ड का, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का शॉर्टेड फॉर्म होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो वी हैव ही वुड का है हीड, आई हैव का है आईव, दे आर का है देयर, यू कैन नॉट का है यू कांट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये समझना जरूरी है वो ये है कि यू शुड नॉट बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस इन योर एग्जाम्स। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो हमारी राइटिंग थोड़ी इनफॉर्मल हो जाती है। यूजुअली कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो आपको ऑनलाइन ब्लॉग्स या फिर उस राइटिंग में नजर आती हैं जो फिक्शन हो। फॉर्मल राइटिंग में आपको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं नजर आती हैं, तो आई वुड रेकमेंड दैट शुड नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन योर एग्जाम्स, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग जो है वो इनफॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो अपॉस्ट्री का जो सबसे कॉमन यूज है वो यही है कि हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। अच्छा, अपॉस्ट्रफीज को हम पोजेसिव नाउन्स में भी यूज करते हैं, जैसे कि द डॉग्स लीश, द राइटर्स डेस्क, द प्लैनेट्स एटमोस्फियर। अब डॉग की लीश जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है कि डॉग की लीश है, या फिर राइटर की डेस्क है, या प्लैनेट का एटमोस्फियर है। तो डॉग्स, प्लैनेट्स और राइटर्स ये सब अपॉस्ट्रफी के साथ लगेंगे, अपॉस्ट्रफी एस के साथ लगेंगे। फिर अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें तो हम अब एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगा देते हैं, जैसे कि द डॉग्स लीशेस, द राइटर्स डेस्क, या फिर द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर्स। अच्छा, अब अगर कोई ऐसे प्लूरल नाउन्स जो कि एस में नहीं एंड हो रहे, जैसे कि डियर हो गया या फिश हो गया या चिल्ड्रन हो गया, तो हम अपॉस्ट्रफी एस लगाते हैं, जैसे द चिल्ड्रंस टॉयज, द गीजर्स माइग्रेशन राउट। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कोई ऐसा प्रॉपर प्रोनाउन जो कि एस में एंड हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकिंस नॉवेल्स, तो डिकिंस जो है वो इट्स ऑलरेडी एंडिंग विद एन एस, तो हम एस के बाद अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगा देंगे। और अच्छा, इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं। वो ये है कि कुछ जो स्टाइल गाइड्स होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, वो आपको ये रेकमेंड करती हैं कि आप अगर कोई प्रॉपर प्रोनाउन जो कि एस में एंड हो रहा है तो उसके साथ आप सिर्फ एक अपॉस्ट्रफी लगा दें। लेकिन कुछ जो स्टाइल गाइड्स होती हैं वो आपको ये रेकमेंड करती हैं कि आप जो प्रॉपर प्रोनाउन एस के साथ एंड हो रहा है उसके बाद आप एक और अपॉस्ट्रफी एस लगाएं। तो वट एवर स्टाइल यू चूज टू यूज, जस्ट यूज इट कंसिस्टेंटली। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाली यूज करनी है कि आपने सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगा देनी है, तो मेक श्योर कि आप अपने पूरे एग्जाम में अपने पूरा जो आप लिख रहे हैं राइट अप उसके अंदर आप थ्रू आउट इसको यूज करें। और अगर आपने अपॉस्ट्रफी एस लगाना है तो कोशिश करें, बल्कि इस बात का ख्याल करें कि आप उसको कंसिस्टेंटली यूज करें। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए कि उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, अब अगर हम अपॉस्ट्रफी और प्लूरल की बात करें तो using an unnecessary apostrophe to form the plural of a noun is a very common mistake. Sometimes it's called the grocer's apostrophe because of how frequently it is spotted in grocery store advertisements. ठीक है, you shouldn't do it. Apostrophes जो होती हैं वो plural nouns नहीं बनाती। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है कि डोंट फॉरगेट टू डॉट ऑल योर आईज। अच्छा, इसमें दिस इज इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, क्योंकि वी कैन नॉट अज्यूम कि हमने अगर एस लगा दिया किसी भी जो है वो लेटर के साथ तो वो उसका जो है वो प्लूरल बन गया। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव एस लगाना पड़ेगा टू मेक इट अ प्लूरल।
ठीक है, फिर लेट्स टॉक अबाउट कोलन। कोलन जो होता है, इट इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट और सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दैट इलस्ट्रेट और एम्पलीफाई द इंफॉर्मेशन दैट प्रोसीडेड द कोलन। ठीक है। अच्छा, कोलन्स जो होते हैं ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, और they basically join two independent clauses to show that there exists a close relationship between them. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी, कोलन, कार्डियक, कॉमा स्मूथ, कॉमा एंड स्केलेटल। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन टाइप की मसल्स की बात की है तो हमने कोलन लगाया क्योंकि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, फिर अगर हम कोलन नहीं लगाते तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी एंड दे आर, फिर कॉमा लगा के कोलन लगा के कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। अच्छा, जो कोलन है वो बेसिकली एंड दे आर का सब्सटीट्यूट है। एंड दे आर को लिखने के बजाय विल जस्ट यूज कोलन एंड विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन। जो कोलन जो है वो लिस्ट के साथ भी यूज होते हैं कि वी हैव टू ऑप्शंस हियर, कोलन, स्टे एंड फाइट, कॉमा और अनलाइक टू विन। ठीक है। फिर कोलंस जो है वो किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि ही एंडेड विद द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ नील यंग, रॉक एंड रोल कैन नेवर डाई। ठीक है, तो नील यंग का एक कोटेशन है कि रॉक एंड रोल कैन नेवर डाई, तो हमने उससे पहले जो है वो कोलन लगा दिया है। अच्छा, कोलन जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि जो दूसरा क्लॉज है, इट्स व्हेन द सेकंड क्लॉज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट क्लॉज। जैसे कि अ डॉल्फिन इज नॉट फिश, कोलन, इट इज अ वार्म ब्लडेड मैमल। फिर सेकंड, the research is conclusive, colon, climate change is a reality। ठीक है। All right, so now I have an exercise for all of you. These are sentences and you have 10 minutes to do these। ये आपकी स्क्रीन पर आई एम श्योर आ रहे होंगे। आप को इसमें जो है वो पंक्चुएशन के रूल्स को अप्लाई करते हुए इनको कंप्लीट करना है। सो यू हैव 10 मिनट्स। जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ग्रास्प, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा हल यही है कि आप इसको बार बार पढ़ें और आप इसको अपनी राइटिंग्स में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज, इट्स बेटर कि आप उसको याद कर लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि वी हैव टू गो बैक एंड रीविजिट आवर रूल्स। बहुत सारे रूल्स होंगे जो मुझे भी याद नहीं होंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जब आप शुरू में जब आप अपनी छोटी क्लासेस में होते हैं तो आप इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी एडवांस्ड होती जाती है, तो आप इन रूल्स को भूलते जाते हैं। इट्स प्रिटी फाइन कि आप इनको भूल जाएं, लेकिन इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और जब आप इनको एक दफा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और फिर आप इनको अपनी राइटिंग्स में यूज करेंगे तो यूल हैव अ बेटर ग्रास्प ओवर दीज रूल्स। तो आई हैव दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको आई हैव गिवन यू 10 मिनट्स, इफ यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट तो आप प्लीज थम्स अप लिख दें चैट में, और फिर क्लास के एंड में आई विल टेक योर क्वेश्चंस। If you've understood the assignment, please write a yes or just give a thumbs up. Perfect. You have 10 minutes. इट्स ओके अगर आपको सारे नहीं आते, बट ट्राई करें, क्योंकि अभी आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन सुनी है तो आपको उस वक्त तक वो समझ नहीं आएगी जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो बेशक अगर आपसे पूरे नहीं होते 10 मिनट में तो 4 कर लें या 5 कर लें, बट डू अटेम्प्ट दीज, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरह के आते हैं और एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट किस्म की पंक्चुएशन आती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू डू इट ऑन द स्पॉट। तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करें। और बिकॉज
ये जो क्वेश्चन होगा पंक्चुएशन का, इट इज सोली डेडिकेटेड टू पंक्चुएशन है, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्टली मार्किंग करेंगे। बाकी एग्जाम्स में अगर आपसे कोई कोलन मिस हो जाता है या आप कहीं कॉमा गलत लगा देते हैं तो मे बी वो उसको मिस आउट कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर आप गलती करेंगे वो उसी वक्त पकड़ लेंगे और आपको पीनलाइज करेंगे। तो अगर आपको जब तक रूल्स अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे, आप उनको अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो देर इज नो पॉइंट। ठीक है, तो यू हैव 10 मिनट्स, और 10 मिनट के बाद आप लोग अपने आंसर जितने भी किए होंगे, जो स्टार्ट पोस्टिंग देम हियर, और फिर बाद में आई विल प्रोवाइड यू विद द की। कोलन आप उस वक्त यूज करते हैं किसी सेंटेंस में जबकि आपको ये दिखाना हो कि अच्छा इस चीज के बाद ये चीज दूसरी होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल लिखी थी कि अ डॉल्फिन इज नॉट फिश, इट इज अ वार्म ब्लडेड मैमल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक डॉल्फिन की बात की है कि वो एक फिश नहीं है बल्कि एक वार्म ब्लडेड मैमल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले तो डॉल्फिन की बात की, और फिर उसके बाद हमने एक बिल्कुल ही रिलेटेड सी बात की, मैंने उसी के बारे में बात की, उसके बारे में हमने मजीद इन्फॉर्मेशन दी। तो हमने उन दोनों सेंटेंसेस को जो है वो एक कोलन के साथ कनेक्ट कर दिया। सेमी कोलन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में रिलेट करना हो, लेकिन वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हो वो आपस में कंप्लीट सेंस बना रहे हो। और अगर हम उनको अलग अलग देखें तो दे हैव कंप्लीट सेंस ऑफ देयर ओन, लेकिन चूंकि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं समहाउ, तो हमने उनको एक सेमी कोलन से जो है वो कनेक्ट कर दिया होता है। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई नो इट कैन बी अ बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड।
Okay, so I hope you were able to crack some of these sentences. I know they are a bit difficult, but exam में ऐसे ही आते हैं. Exam में usually they give you a paragraph. So, all right. Here is the key for this. इसमें punctuation में there are not a lot of concepts to understand. इसमें आपके पास rules याद करने हैं और उनको apply करना है. तो I'm copy pasting the key in the chat box और आप उसको अपने पास save कर लें. And आप उसको प्रैक्टिस करते रहें. जस्ट रिमेंबर कि आपको सारे रूल्स जो हैं उनको याद करना है और उसके बाद उनको अप्लाई करना है. ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल था. एंड आई नो इट्स माउथफुल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बट समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि पंक्चुएशन का ऑल दो क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर आप इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से अब ट्रैक कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपको मिले और इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. इफ़ यू आर फेमिलियर विद द रूल्स और तो आप उसको 5 से 10 मिनट में आराम से कर सकते हैं. तो we'll end the lecture here, and I hope to see all of you in the next class. Allah Hafiz everyone. Sure, I'll share the notes with all of you. मैं इनको थोड़ा compress कर दूंगी, थोड़ा condense कर दूंगी because it's a lot of information. So I'll make a shorter version of the notes and I'll share it with all of you.